After the discussion of assessment year, previous year, SSC, and person, today we will discuss about the charge of income tax. What does it mean? Section 4 is more important here. देखिए सेक्शन 4 क्या करता है? अगर ये सेक्शन 4 ना हो तो इंडिया में ना तो टैक्स लेवी किया जा सकता है ना ही टैक्स को कलेक्ट किया जाता है. सो हियर इज सेक्शन 4 इज giving the authority of law. किसके लिए दिया जा रहा है? If we have to levy and collect tax, तो वो सिर्फ कौन दे रहा है आपको? सेक्शन 4 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. अगर ये सेक्शन 4 ना होती तो आज आप इनकम टैक्स ना तो चार्ज कर सकते थे, ना लेवी कर सकते थे, ना ही आप उसको कलेक्ट कर सकते थे. तो यही एक सेक्शन 4 है जो अथॉरिटी प्रोवाइड करती है कि आप इनकम टैक्स को चार्ज कर सकते हैं. तो मैं ये कह सकता हूं कि दिस इज द बेस. तो आज हमारा डिस्कशन जो है वो यहीं से स्टार्ट होगा. दैट इज सेक्शन 4 से हमारा डिस्कशन स्टार्ट होगा. देखिए अभी तक मैं अब आपको जितने भी टर्म्स हमने डिस्कस करी हैं उन टर्म्स का क्या यूज होगा उसको कोशिश करता हूं. यहां पे कहते हैं कि सेक्शन 4 कहता है टैक्स शैल बी चार्ज्ड फॉर एनी assessment year at the rate prescribed on the total income of the previous year of एवरी पर्सन. ये कहां से जी? सेक्शन 4 से. देखिए अब हमारे पास क्या क्या आया. पहला आ गया जी हमारे पास टैक्स. अब दूसरी टर्म हम मेरे पास क्या आ गई? असेसमेंट, जिसको आपको नॉलेज है. ये इसमें हमारे पास सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 डील करेगा. एट द रेट्स. देखिए रेट तो हर साल प्रिस्क्राइब किए होते हैं क्योंकि हमने आपसे कहा था इनकम टैक्स एक्ट 1961 और उसके साथ आपका फाइनेंस एक्ट पास होता है बजट के साथ. अच्छा फिर मेरे पास टर्म आ गई टोटल इनकम. तो टोटल इनकम टैक्सेबल इनकम ये है मेरी सेक्शन 2 सब सेक्शन 45. ये इससे डील करती है. प्रीवियस ईयर ये भी हमने डिस्कस किया और इसको डील करती है सेक्शन 3. और जो पर्सन है उसको डील कर रहा है हमारा सेक्शन 2 सब सेक्शन 31. तो ये एक तरह से डील कर रहा है कि जो हमारा बेसिस ऑफ चार्ज बनेगा. ओके तो देखिए अब यहां पे देखिए ये टर्म भी अब क्लियर है. असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर भी क्लियर है. टोटल इनकम मीन्स टैक्सेबल इनकम भी क्लियर है और पर्सन भी क्लियर है. तो ये आपको किसने दिया? कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स, दैट इज ए चार्ज ऑफ इनकम टैक्स सेक्शन 4 के द्वारा किया गया. ओके तो अब हमारे पास जो सबसे क्वेश्चन अराइज होता है वो है हमारे पास एक नई टर्म टोटल इनकम. तो आज हम सबसे पहले टोटल इनकम की तरफ को मूव करेंगे. तो सिंपल है कि हम बात कर रहे हैं आज सेक्शन 2 सब सेक्शन 45. ये क्या कहता है? ये तो कहता है जी सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 जो कि टोटल इनकम के साथ डील करती है. आज हम एंड तक एक समरी बना करके कोशिश करते हैं कि है क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर है क्या. अच्छा ये तो आपको पता है कि टैक्स किसके ऊपर होगा? पर्सन के ऊपर होगा. सेक्शन 2 सब सेक्शन 44
ये मैं डिटेल में बाद में बात करूंगा, लेकिन कोई भी रिसीट्स, ठीक है जी, सेक्शन, उसको हम प्रोसेस करेंगे किसके थ्रू, किसके पास जाएंगे, पहले सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 के पास जाएंगे। अच्छा, वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 क्या करता है? वो ये करता है कि ये जो रिसीट है क्या इनकम है कि नहीं है, तो ट्रीटेड एज इनकम। दो बातें होनी चाहिए हमारे पास, और साथ में उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, ये क्या चीज है? देखिए, रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर अलग से चैप्टर है, लेकिन मैं आपसे ये बात करता हूं कि हमें ये दो चीजें देखनी पड़ती है कि इनकम है और साथ में उसका रेजिडेंशियल। रेजिडेंशियल स्टेटस का मतलब होता है कि प्रीवियस ईयर में उसका इंडिया में कनेक्शन कितना है, उसका स्टे कितना है। मैं एक सिंपल, एक लेमैन की लैंग्वेज में बता रहा हूं आपको। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 ने ये बता देगा कि ये जो रिसीट है ये इनकम होगी या नहीं होगी। साथ में मुझे क्या चाहिए, रेजिडेंशियल स्टेटस चाहिए। अगर ये दो बातें आपकी क्लियर हो जाती हैं तो इसका मतलब है कि आपने सेक्शन 5 के पास आप चले जाएंगे। इसका मतलब सेक्शन 5 में ये दो बातें दे रखी हैं, और वो सेक्शन 5 क्या बताता है? स्कोप ऑफ टोटल इनकम। स्कोप ऑफ टोटल इनकम, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंस ऑफ टैक्स भी बोलते हैं। क्वेश्चन होता है इसके ऊपर भी, इंसिडेंस ऑफ टैक्स। जब ये दो कंडीशन पूरी हो गई, अगर सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 रसीट को या तो इनकम मानेगा, अगर वो इसके अंदर नहीं आता तो सिंपल सी बात है, नॉट एन इनकम। क्योंकि कुछ एक ऐसी इनकम्स होती हैं जो टैक्स फ्री होती हैं, रसीट तो है लेकिन टैक्स फ्री है, तो वो यहां पे इंक्लूड नहीं होंगी। तो देखो, रसीट को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद या इनकम होगी या तो इनकम नहीं होगी। अगर इनकम होगी तो फिर हम दूसरा क्या देखेंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस देखेंगे। अगर रेजिडेंशियल स्टेटस देखेंगे तो जब ये दो कंडीशंस फुलफिल होगी तो समझ लीजिए कि सेक्शन 5 की जो प्री रिक्विजिट कंडीशंस हैं वो उसने फुलफिल कर दी, कि वो टोटल इनकम का पार्ट बनेगा और इंसिडेंस ऑफ टैक्स। क्योंकि यहां पे तीन तरह की रेजिडेंशियल स्टेटस होते हैं, रेजिडेंट होता है, नॉट रेजिडेंट होता है और नॉन रेजिडेंट होता है। तो जो रेजिडेंट है उसको ज्यादा टैक्स देना पड़ता है, नॉट रेजिडेंट को थोड़ा कम देना पड़ता है, नॉन रेजिडेंट को उसकी ऑब्लिगेशन है कि बहुत कम देगा, क्योंकि उसकी टोटल इनकम का वो पार्ट नहीं बनता। ठीक है जी। अच्छा, अब सेक्शन 5 में जब उसने ये देख लिया कि रेजिडेंशियल स्टेटस और ट्रीटेड एज इनकम, तो हम ये देखेंगे जो मैंने अभी आपसे बात करी स्कोप ऑफ टोटल इनकम के बाद, कि ये जो इनकम्स है ये इंडिया में टैक्सेबल होगी, इंडिया में टैक्सेबल होगी या इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी, नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। दो ही बातें हो सकती हैं। तो ये किसने बताया? आज सेक्शन 5 ने बताया। कहां से बताया? स्कोप ऑफ टोटल इनकम के ऊपर, कि भाई ये इसका रेजिडेंशियल स्टेटस है, ये वाली इनकम जो इंडिया में होगी और ये वाली इनकम जो आउटसाइड इंडिया में चली जाएगी। अच्छा, जब इसके बाद इनकम टैक्सेबल इन इंडिया आ गई तो ये हम यहां पे इसको छोड़ आए, तो हम फिर आगे क्या करेंगे, एक मशीन में डाल लेंगे। और वो मशीन क्या है? सेक्शन 14 की मशीन है। वो क्या करती है? बस वो क्या करती है, वो मशीन आपकी इनकम की क्लासिफिकेशन कर देती है, सेक्शन 14 की। अच्छा, अब ये मशीन क्या करेगी? देखो, जितने भी आपकी ये रिसीट्स हैं वो जब इनकम बन गई तो उसको इस मशीन में अगर जब हम डाल देंगे तो वो क्लासिफाई कर देगी। कैसे करेगी? कि भाई ये जो रिसीट है इसको हम एयर टाइट कंपार्टमेंट बोलते हैं, एक की हवा दूसरे में भी नहीं जा सकती। तो मशीन क्या करेगी, वो बोलेगी ये सैलरी में आएगी कि नहीं आएगी। तो इसके लिए सेक्शन 15(2) इनकम टैक्स का 17 डील करता है। फिर कुछ एक इनकम्स कैसी होंगी, जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होंगी। यहां पे आपका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है, तो वो वाली इनकम, बट देखिए अभी तक आपको नहीं पता, लेकिन 14 क्या करेगी, जब हम इनकम को इस मशीन में डालेगा तो अपने आप ही वो आपको बताना शुरू कर देगी। तो ये मशीन तो आपने पढ़नी है, ये मशीन कैसे काम करती है। तो सेक्शन 22 to 24 के बाद ये कुछ एक ऐसी इनकम होगी जो
मशीन क्लासिफाई करके इधर ले आएगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कुछ एक ऐसी इनकम्स होंगी जो प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में होंगी। अच्छा, उसके बाद क्योंकि कई लोग जो है वो बिजनेस कर रहे हैं, कई लोग अपना प्रोफेशन कर रहे हैं, तो वो ये जो रिसीट है वो हो सकता है कि यहां की हो। तो ये हमारे पास सेक्शन 28 टू 44 के अंदर चली जाएगी। फिर मशीन फिर क्लासिफाई करेगी और हो सकता है कि वो इसकी क्लासिफिकेशन इस हेडिंग के अंडर कर दे, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल गेन। और वो सेक्शन 45 से लेकर के 55A तक कवर करेगी ये। और फिर उसके बाद हमारा जो इनकम यहां फॉल नहीं करेगी वो यहां होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इसी को हम रेजिडुअल इनकम भी बोलते हैं। ये हमारा सेक्शन 56 से लेकर के 58 तक जो है वो डील करेगा। ठीक है जी। अच्छा, अब आप क्या करेंगे कि मशीन सेक्शन 14 की मशीन में डाला, मशीन में डालने के बाद वो क्या कर देगा, उसकी क्लासिफिकेशन कर देगा। तो पहले आप कोई इस ओवरऑल स्ट्रक्चर तो समझिए, फिर वो क्लासिफाई करने के बाद, लेकिन यहां पे सैलरी में कौन सा लेगा वो, अब यहां पे लेगा वो टैक्सेबल सैलरी। टैक्सेबल सैलरी का मतलब है कि यहां पे कुछ एक आपको क्या अप्लाई करनी पड़ेंगी, एग्जम्पशंस। कुछ एक यहां पे एग्जम्पशंस हैं, जैसे एग्जम्पशंस वाइल कंप्यूटिंग टैक्सेबल इनकम। जैसे हमारी एग्जम्पशंस क्या हैं, एग्जम्पशंस हैं आपकी सेक्शन 10 के अंदर, अलग से चैप्टर होगा। अब हमने क्या किया कि इस मशीन ने आप क्या कर दिया जी, क्लासिफाई कर दिया। तो अब आप क्या करेंगे, इस हेड के अंदर भी, इस हेडिंग के अंदर भी, इस हेडिंग के अंदर भी, इसमें प्रोसेस करने के बाद आपके पास यहां पे आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे एग्जम्पशंस। क्योंकि अपनी अपनी हेड के अंदर कुछ एक ऐसी इनकम्स होंगी जो कि एग्जम्प्ट होंगी। ठीक है जी, अप्लाई एग्जम्पशंस। अच्छा, अब आपने क्या कर दिया कि एग्जम्पशंस अप्लाई करने के बाद अब आपके पास क्या रहेगा। चलिए नेक्स्ट पेज के ऊपर यहां से मूव करते हैं। तो 14 ने क्या किया था जी, हमारा क्लासिफिकेशन करी थी। तो मैं दोबारा से यहां पे सेक्शन 14 बना देता हूं आपको, तो जो आप जानते हैं। तो ये फर्स्ट, ये आपके पास सेकंड आ गया, ये आपके पास थर्ड आ गया शॉर्ट करने के लिए, ये फोर्थ आ गया और ये हमारा फिफ्थ हेड आ गया। तो फर्स्ट हेड के अंदर हमारे पास क्या था जी, सैलरी। जल्दी से लिख रहा हूं, शॉर्ट में लिख रहा हूं अब, हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और इसमें हमने क्या अप्लाई कर दिया जी, अप्लाइड एग्जम्पशंस। अच्छा, एग्जम्पशन देने के बाद अब आपके पास यहां पे क्या आ गया, इनकम फ्रॉम 5 हेड्स। अब इसको हम हेड्स ऑफ इनकम बोलते हैं। ठीक है जी, जो मशीन ने प्रोसेस करके क्लासिफाई करी और इन 5 हेड्स में डाला, तो इसको हम बोलेंगे इनकम फ्रॉम 5 हेड्स। ओके, अब इनकम फ्रॉम 5 हेड्स के बाद क्या होगा कि कई बार क्या होगा कि आपकी इनकम दूसरे की इनकम आपकी इनकम में ऐड करनी पड़ेगी। जैसे मान लो माइनर की इनकम है, तो माइनर की इनकम आपकी इनकम के साथ ही होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्लबिंग करेंगे। क्लबिंग प्रोविजन आएगा, क्लबिंग ऑफ इनकम दूसरे की इनकम या आपकी इनकम नहीं है, लेकिन लॉ बोलता है कि नहीं क्लब होगी। तो ये हमारे पास सेक्शन 60 से लेकर के 85 इसको डील करेगा। अब जब क्लबिंग कर दी गई, फिर क्या होगा, फिर हमारे पास क्या होगा कि हो सकता है कि सैलरी में प्रॉफिट हो। ठीक है,
हाउस प्रॉपर्टी में मान लीजिए कि यहाँ पे 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, हाउस प्रॉपर्टी में 5,000 का प्रॉफिट हो गया, मैं प्लस कर रहा हूं इसको। प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में जो है वो 2,000 रुपए का नुकसान हो गया, लॉस हो गया। कैपिटल गेन में आपके पास 4,000 का प्रॉफिट हो गया। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में 1,000 प्लस हो गया। ये तो हम क्या करेंगे, इसको बोलते हैं कि जो माइनस की इनकम है प्लस में, प्लस की इनकम माइनस में। लेकिन कई बार इनकी आपस में बनती नहीं है, वो हम बाद में आपके बात करेंगे कि कौन कौन जो है वो आपस में ये काम कर सकते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सेट ऑफ लॉसेस। जो एक का लॉस है वो उसके दूसरे के अगेंस्ट सेट ऑफ हो जाएगा। तो ये सेक्शन 70 से लेकर के 80 तक ये सेक्शन इसकी डील करती है। जब डील कर लेगी तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, अब आपके पास आ जाएगा जी ग्रॉस टोटल इनकम, क्योंकि हम तो इनकम की तरफ को जा रहे थे। अब जब ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएंगी तो ग्रॉस टोटल इनकम में से अब आपकी डिडक्शंस जो हैं वो लेस कर दी जाएंगी फ्रॉम GTI। ये कौन डील करता है जी, ये डील करता है, ये चैप्टर आपकी बुक का नहीं, ये चैप्टर 6A इनकम टैक्स एक्ट का है। और इसमें जो सेक्शन है वो 80C से लेकर के 80U तक चलेगी। और जब आप इस डिडक्शंस को इस ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस कर दोगे तो आपके पास बच जाएगी टोटल इनकम, टोटल इनकम। लेकिन टोटल इनकम को मैंने आपको पहले भी बोला था, टोटल इनकम को हम क्या बोलते हैं, टैक्सेबल इनकम। ध्यान रखना, बुक में अगर टोटल इनकम है तो समझ लीजिए कि वो टैक्सेबल इनकम की बात करता है। और ये जो टोटल टैक्सेबल इनकम आई, ये कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 45। तो हम भी क्या ढूंढ रहे थे, ये देखिए हमारे पास जो डेफिनेशन थी, कहता टैक्स शैल बी चार्ज फ्रॉम एनी असेसमेंट ईयर फॉर एनी असेसमेंट ईयर एट द रेट प्रेस्क्राइब्ड ऑन द टोटल इनकम। अब पहुंच गए जी हम सेक्शन 2 सब। तो देखो सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 को कहां से जाना पड़ा हमें, सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 से, फिर 5 में, फिर सेक्शन 14 में, और 14 के बाद हमारी जितने भी सेक्शंस हैं, फिर हमें इनकम, तब क्लबिंग करी, क्लबिंग करने के बाद तब जाकर के हम क्या होके सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 के पास पहुंच जाएंगे। तो इतना ताम झाम करने के बाद हम जाकर के सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 में जाकर के तब जाकर के हमारा चार्ज ऑफ इनकम टैक्स में जो टोटल इनकम के ऊपर हम इनकम टैक्स चार्ज करेंगे वो कैलकुलेशन की जाएगी। ओके, अब मैं इसको एक और फॉर्म में आपसे डिस्कस करता हूं। जैसे अब क्या था जी हमारे पास, ये देखिए, ये हमने बनाया था, ये आपको याद है, तो ये आ गया मेरा 2020 2021, चलो 2022, समझ गए आप, 1 अप्रैल 31 मार्च, और ये भी हमारा 31 मार्च। तो ये वाला ईयर मेरा कौन सा आ गया जी, ये आ गया जी मेरा प्रीवियस ईयर, और ये आ गया मेरा असेसमेंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर 2021 और असेसमेंट ईयर 21-22 मेरे पास आ गया। इस दौरान हम क्या करते हैं जी, इनकम अर्न्ड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, कौन सा प्रीवियस ईयर हो गया जी, ये 2020-21, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हम यहां पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं यहां पे पर्सन। कौन सी डेफिनेशन, पर्सन। अब पर्सन में कौन आ गया, इंडिविजुअल। फिर कौन आ गया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। फिर उसके बाद क्या आ गया जी आपके पास, कंपनी। फिर कौन सा आ गया, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ये सारे किसकी डेफिनेशन में आ गए, पर्सन। जब आपके पास पर्सन डिफाइन हो गया तो हम फिर उस पर्सन को डिफाइन करने के बाद हमारे पास दो बातें आ जाएंगी। एक कौन सी, एक होंगी रेजिडेंट की और दूसरी हो गई हमारी नॉन रेजिडेंट की, या तीसरी हो जाएगी हमारे पास नॉन रेजिडेंशियल। लेकिन हम ये किस दौरान का देखेंगे, हम देखेंगे प्रीवियस ईयर में, कि प्रीवियस ईयर में उसका स्टेटस क्या है, जो हम स्कोप ऑफ की बात कर रहे थे। अच्छा,
उसके बाद क्या है कि ये जो आपके पास इनकम अर्न आई, इस इनकम अर्न को हम क्या करेंगे, हम इसको किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे कन्वर्टेड इनटू टैक्सेबल इनकम, ठीक है जी। अच्छा, अब कन्वर्टेड इनटू टैक्सेबल इनकम को क्या कैसे किया हमने जी 5 हेड्स में बांटा। क्या हुआ, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा मैंने प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, फिर मैंने बताया कैपिटल गेन, और फिर हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनका सबका टोटल कर दिया जाए तो टोटल करने के बाद आपके पास क्या आ गया, GTI आ गई, ग्रॉस टोटल इनकम, इसका टोटल आ गया। इस GTI में से आपने क्या कर दिया, डिडक्शंस दे दी अंडर चैप्टर 6A, और माइनस करने के बाद आपके पास क्या आ गया, टोटल इनकम। तो ये हमारी इनकम अर्न्ड किस में कन्वर्ट हो गई, इनटू टैक्सेबल इनकम। और टैक्सेबल इनकम के लिए सेक्शन 14 का मशीन में हमें ले जाना पड़ा, और मशीन में ले जाने के बाद ये सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस करी। अच्छा, अब जब टैक्सेबल इनकम आपके पास आ गई तो अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास क्या आ जाती है जी, ड्यू डेट। और ड्यू डेट में हम क्या करते हैं, टैक्सेबल इनकम के ऊपर, ये जो आपकी टैक्सेबल इनकम है इसके ऊपर क्या करते हैं जी, टैक्स पेबल की कैलकुलेशन करते हैं। तो अब हमारे पास ये आ गया असेसमेंट ईयर। तो ड्यूरिंग असेसमेंट ईयर हम क्या करते हैं, 3 बातें करते थे जी, जो हमने असेसमेंट के टाइम में डिस्कस करी थी। वो क्या थी, तो पहला एक तरह से कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है जी, टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट कर दी। उसके बाद नंबर 2, पेमेंट ऑफ टैक्स ड्यू, जिसको मैंने क्या बोला था, मैनुअली या ऑनलाइन डिस्कस करेंगे। और फिर तीसरा हमारे पास क्या होगा, फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, जिसके लिए हमारे पास बहुत सारे फॉर्म होंगे। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास इनकम टैक्स की लाइबिलिटी, मान लेते हैं कि इनकम टैक्स की लाइबिलिटी आपकी बनती है 90,000 रुपीज, ठीक है जी। अच्छा, लेकिन आपका जो टैक्स ड्यू हुआ वो हुआ सिर्फ 40,000। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल है, आपने क्या किया होगा, TDS उसने किया 30,000। फिर आपको पता है कि एस्टिमेशन करते हैं हम, और एस्टिमेशन के ऊपर हम क्या देते हैं जी, एडवांस टैक्स। अब एडवांस टैक्स कितना हो गया जी, 20,000 रुपए। तो अब नेचुरली TDS कितना दे रखा है आपने, 30,000। कितना टैक्स देना था पहले, 90,000। तो 90,000 में से आपने TDS कर रखा है 30,000, एडवांस टैक्स दे रखा है 20,000, अब रह गया मेरे पास 40,000, और 40,000 रुपए की पेमेंट मैं अब करूंगा। अब करने के बाद फिर मैं ये वाला जो है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करेंगे, और जिसमें हम डिफरेंट फॉर्म्स भरेंगे, वो हमने आपको डिटेल में पहले बता रखा है। और फॉर्म में हमारे पास डिटेल होती है, पहले एसएससी की डिटेल होती है, डिटेल ऑफ इनकम होती है, और उसके बाद जितने भी टैक्सेस आपने पे करते हैं उनकी डिटेल आपके पास होती है। तो मुझे लगता है कि अब आपको जो चार्ज ऑफ इनकम टैक्स, जो सेक्शन 4 में हमने कहा कि कैसे आपको टैक्स को लेवी करना है, कलेक्ट करना है, और क्या ये मेन स्ट्रक्चर है, उसकी नॉलेज अब आपको होगी। अब जो डिटेल में हम थोड़ी सी इनकम के बारे में जो बात करेंगे, जो आपकी इनकम का सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 में डिटेल में क्या है कि व्हाट इज मेंट बाय इनकम, ये आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास था कि जितना भी अभी तक हमने डिस्कशन करी थी उसकी क्या एप्लीकेशन है और क्या स्ट्रक्चर है, और कैसे ये टर्म जो है आपस में यूज होती हैं। तो लास्ट में अगर हम कहें
तो tax shall be charged for any assessment year at the rate prescribed on the total income of the previous year of every person. Now you are having a knowledge of the tax, you are knowledge of assessment year, you are knowledge of total income, you are knowledge of previous year, as well as you are having the income of person and how they are interlinked and how the calculations are to be made. So I think that must be clear now from this particular diagram also. So thank you.